हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूविक्सा एकेडमी। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 7। लेक्चर 6 में हमने पढ़ा था पादपों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन, यानी कि पौधों में और जानवरों में श्वसन किस प्रकार होता है। आज हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे। लेक्चर 7 में हम पढ़ने वाले हैं श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि में जो है समानता दो प्रकार में पूरी होती है, यानी कि दो पदों में पूरी होती है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है हम इसको पूरा डिटेल में जानेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, इसमें दो पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। इसमें दो एटीपी की ऊर्जा खत्म होती है, लेकिन चार अणु बनते हैं एटीपी के, यानी कि दो एटीपी की ऊर्जा का लाभ होता है इसमें। इसको हम पूरा डिटेल में आप लोगों को लिखकर समझाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ इसको जानने के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं लिखना आप लोगों के लिए। हाँ, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है इसको हम पूरा आप लोगों को लिख करके बताएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। हमने पहले आपको ओरल बता दिया था, अब हमने इसको अपने बोर्ड पर लिख लिया है। अब आप लोग भी मेरे साथ लिखते चलिएगा, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो क्या है हमारा पॉइंट, इस चरण में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस का चरण है उसके उसके एक चरण में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। कितने, दो अणु का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह चरण ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण दोनों में एक जैसा होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता। ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण हमने आपको पहले बताया था, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये दोनों में एक ही प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, ये बदलता नहीं है, दोनों में एक ही जैसा होता है। यह पूरा चरण कोशिका द्रव में पूरा होता है। किसमें पूरा होता है, यह पूरा चरण कोशिका द्रव में पूरा होता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का जो पद है, जो उसका चरण है, ये पूरा कोशिका द्रव में जाकर के पूरा पूरा हो जाता है। सबसे पहले हम दूसरा पॉइंट हमारा, सबसे पहले ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के दो अणुओं को प्राप्त करके फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट बनाता है। क्या बनाता है, सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, जो हमने भोजन लिया, भोजन जो हमारा ग्लूकोज के रूप में हमारे अंदर एकत्रित हुआ है, उसका जो एक अणु एटीपी के दो अणुओं को लेकर के, ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के, यानी ग्लूकोज का जो मतलब कि फॉर्म होता है वो एटीपी के रूप में रहता है, तो उसको एक अणु एटीपी के दो अणुओं को लेकर के, दो अणुओं को प्राप्त करके फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट नामक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट नामक यौगिक बनाता है, जिससे जिससे फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं। कितने अणु प्राप्त होते हैं, जिससे फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दो अणु प्राप्त होते हैं, और इसी फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। ठीक, फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, जिससे क्या होता है, अतः पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। उसके बाद जब फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है तो लास्ट में जाकर के पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के दो अणुओं के खर्च होते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के दो अणुओं को प्राप्त करके, तो यहाँ पर यही दिया है ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में, यानी कि जब उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब पायरुविक अम्ल बन जाता है, तो उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के पूरे चरण में एटीपी के दो अणुओं का खर्च होता है, वह चार एटीपी के अणु बनते हैं। कितने बनते हैं, चार एटीपी के अणु बन जाते हैं। कैसे, जब यहाँ पर पायरुविक अम्ल के दो अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको डायग्राम के रूप में लिखा है, अभी हम आपको नीचे बताएंगे उसको। एटीपी के दो अणु खर्च होते हैं और चार अणु बनते हैं। इस प्रकार इस चरण में एटीपी के दो अणुओं का लाभ हो जाता है। कितना, दो खर्च किया हमने, चार पाया। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो दो खर्च करते हैं, 2 रुपए 4 रुपए मिलता है, उसी प्रकार ये हमारा ग्लाइकोलिसिस है। ठीक है, दो अणु खर्च किया था हमने, दो अणु एक्स्ट्रा पाया है। तो हमारा जो डायग्राम है उसे समझ लेते हैं। ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज का एक अणु एटीपी के दो अणुओं को लेकर के, दो एटीपी के दो एडीपी के, यानी कि ये दोनों ग्लूकोज के अणु हैं, इसके दो अणुओं को लेकर के फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट बनाता है। कितना बनाता है, फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट बनाता है। उसके बाद ये फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट क्रिया करके फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एटीपी के और एटीपी के चार चार अणु प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद इनका दो अणु यूज में आ जाता है, जिससे क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बन जाता है। पायरुविक अम्ल के दो अणु प्राप्त हो जाते हैं, पायरुविक अम्ल के दो अणु प्राप्त होते हैं, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके बाद पायरुविक अम्ल बना, जिससे दो अणुओं का लाभ हो जाता है, एटीपी के दो अणुओं का लाभ होता है। यहाँ पर यानी कि
पायरुविक अम्ल में 2 एटीपी के अणु का लाभ होगा। कितना होगा? अगर हम लाभ की बात करें 2 एटीपी के अणुओं का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें 2 रुपए खर्च करके 4 रुपए हम पा जाते हैं। ठीक, अब हमारा आगे का पॉइंट है क्रेब्स साइकिल। आप लोग इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे क्रेब्स साइकिल पूरा डायग्राम के साथ। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। हम पहले इस क्रेब्स साइकिल के बारे में जान लेते हैं कि किसने इसके खोज किया था, किस सन में हुआ था और कहाँ पर होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल की अगर हम खोज के बारे में बात करें तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसका नाम था हैंस क्रेब्स। क्या नाम था उनका? हैंस क्रेब्स नाम था। उन्होंने सन 1937 में इसकी खोज किया था। कितने में? 1937 में। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस क्रेब्स। उन्होंने 1937 में जब इसका खोज किया तो उन्होंने पता लगाया कि ये कहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अगर बात करें तो यूकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकीय, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, उनमें जो है कोशिका कला पर होती है ये क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया। तो हम इसको आगे लिख करके पूरा अच्छे से जानेंगे आप लोग, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए। उनका नाम है हैंस क्रेब्स, यानी कि हैंस क्रेब्स इनका नाम था, इसी वजह से क्रेब्स चक्र रखा गया। ये एक साइकिल के फॉर्म में होता है, इसीलिए क्रेब्स साइकिल कहते हैं, क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, 1937 में, सन 1937 में हुआ था। तो हम आगे लिख करके आप लोगों को समझाते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। क्या हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया है और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होता है? क्रेब्स साइकिल का हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है और यहाँ पर हमने उसके कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, लेकिन अभी कुछ पॉइंट बाकी हैं जो आपको हम इसको रख करके वापस से लिखवाएंगे फिर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। इस चरण में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यानी कि जैसे हमने वहां पर बताया था ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें ऑक्सीजन की पूरी आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के क्रेब्स साइकिल पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस चरण में ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं को, जो पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त हुए थे, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस किया था उसमें पायरुविक अम्ल के 2 अणु प्राप्त हुए थे, तो उनके दोनों अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण कराया जाता है पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण कराया जाता है। उसके बाद इस चरण में होने वाले प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार हैं। हमने इसके आगे जो नीचे इसके पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम आप लोगों को बताएंगे। इस चरण में होने वाले प्रमुख परिवर्तन निम्न प्रकार। पहला है, क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल से CO2 के अणु का तथा CO2 के अणु को तथा हाइड्रोजन के 2 अणुओं का विमोचन होता है। यानी कि जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें जाने से पहले जो पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है, जो पायरुविक अम्ल प्राप्त हुआ रहता है, किससे? ग्लाइकोलाइसिस से। जो पायरुविक अम्ल प्राप्त हुआ था उसको क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले CO2 के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणुओं का विमोचन होता है, और फिर बाद में जो बचे हुए अणु होते हैं, बचे हुए अणुओं को कोएंजाइम A से संयुक्त होकर एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? कोएंजाइम जो होता है उससे संयुक्त होकर, यानी कि उससे मिल करके एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A से अब कोशिका में उपस्थित जो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर प्राप्त हुआ था, पहले पॉइंट में एसिटाइल कोएंजाइम A जो प्राप्त हुआ था उससे अब कोशिका में उपस्थित ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल व जल से क्रिया करके, किससे? ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में जल को मिला करके क्या बनता है? सिट्रिक अम्ल बनता है। सिट्रिक अम्ल क्या होता है? एक खट्टा अम्ल होता है जो मतलब कि नींबू और गुआवा इन सब में पाया जाता है, बहुत ही खट्टा होता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A अब कोशिका में उपस्थित ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल से वह जल से मिलकर के क्रिया करके सिट्रिक अम्ल बनाता है। हमारा तीसरा पॉइंट जो है हम इसको रख करके तब आप लोगों को बताते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ, तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, हम जैव प्रक्रम में क्या पढ़े थे? क्रेब्स साइकिल का 2 पॉइंट हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल तक हमने पढ़ा था, जिसमें सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा सिट्रिक अम्ल का क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध विघटन होता है। जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू बताया है। सिट्रिक अम्ल से अगर ले, सिट्रिक अम्ल से कितने मतलब कि देखिए कौन कौन से पॉइंट है जो मतलब कि धीरे धीरे जो अभिक्रियाएं हो रही है अपने क्रम अनुसार, जैसे कि आगे पीछे कर दोगे तो उसका कुछ नुकसान भी तो हो सकता है, इसीलिए वो क्रमबद्ध विघटन होता है। मतलब कि एक
क्रम जिसकी जो बारी आती है उसका वहां पर उसको तोड़ा जाता है, उसके बाद वो आगे चलता है। सिट्रिक अम्ल के बाद क्या बनता है, आइसोसिट्रिक अम्ल बनता है। उसके बाद फिर अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनता है। उसके बाद फिर सक्सिनिक अम्ल बनता है, जिससे क्या NAD से NADH का प्रयोग करके, ठीक है। और उसके बाद फिर सक्सिनिक अम्ल से मौलिक अम्ल बनता है। फिर मौलिक अम्ल से क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। फिर उसके बाद पुनः ये क्रेब्स साइकिल जो है पुनः स्टार्ट हो जाती है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल, यही मतलब कि चलता रहता है एक, जैसे कि एक साइकिल के फॉर्म में। जैसे एक पहिया ले ले, अगर जहां से हमने स्टार्ट किया था, जब उसका पहिया पूरा होगा वापस से वो उसी स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू है, यहाँ पर हमने लिख कर बताया है। आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग इसको लिख जरूर लेंगे। हम शुरू करते हैं इसको समझाना आप लोगों को। क्या है यहाँ पर, सिट्रिक अम्ल का क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध विघटन होता है। इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब अम्ल ही तो है। सिट्रिक अम्ल से आइसोसिट्रिक अम्ल, फिर कीटोग्लूटेरिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक, फिर सक्सिनिक अम्ल, फिर मौलिक अम्ल, फिर ये जो है ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है, अम्ल है। फलस्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल बनते हैं, जैसे यही दिया हुआ इनका नाम, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मौलिक अम्ल। इन परिवर्तनों के दौरान CO2 के 2 अणु और हाइड्रोजन के 8 परमाणु मुक्त होते हैं। क्या होता है इनमें, एक चीज और होता है, जब ये अम्ल बनते रहते हैं अपने मतलब कि फलस्वरूप ये एक करके अपनी क्रिया में, तो इनमें एक काम और होता है जो यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, लेकिन ये मतलब कि अंदर से होता है इसलिए लिखा नहीं जाता है, लेकिन पता है इसका, ठीक है। इन परिवर्तनों के दौरान CO2 के 2 अणु और हाइड्रोजन के 8 परमाणु मुक्त होते हैं, ठीक है, जब ये अम्ल बनते रहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है, अंत में मौलिक अम्ल का परिवर्तन ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल में हो जाता है। यहाँ पर देखिए जो मौलिक अम्ल है ये सबसे लास्ट में होता है। मौलिक अम्ल का परिवर्तन किसमें होता है, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल ही ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। किससे मिल करके, NAD से NADH को मिला करके, इससे क्रिया करके ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल जो होता है ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल बन जाता है। अम्ल बन जाता है, क्या बनता है, कौन सा अम्ल, ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल बनता है। अतः यह पुनः दूसरे पारुविक अम्ल के साथ होकर के क्रेब्स चक्र में पुनः प्रवेश कर जाता है। जब यहाँ पर इसका मतलब कि अम्ल की ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जब खत्म होती है तो ये वापस से स्टार्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम, फिर ये ऐसे करके ये वापस से अपना रूप लेने लगता है, पूरा क्रेब्स साइकिल प्रवेश कर जाता है। और एक पॉइंट और है जो आप लोग नोट डालकर लिख लेंगे, इसको हमने यहाँ पर नोट नहीं डाला, इसको आप लोग नोट डालकर जरूर लिख लेंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रेब्स चक्र की अभिक्रियाएं संभव नहीं है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पूरी हो जाती है। किसमें पूरी होती है, कोशिका द्रव्य में पूरी होती है। तो उसके लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो या ना हो तब भी वो हो जाता है। लेकिन अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो ये बिना ऑक्सीजन के इसकी क्रिया पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रेब्स चक्र की अभिक्रियाएं संभव नहीं है तथा पारुविक अम्ल से एथिल एल्कोहल व CO2 बनते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डालकर लिख लीजिएगा, नीचे वाला जो पॉइंट हमने लिखा है। तो हम यहीं पर अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, और आप लोग हमारे इस नोविक्सा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात और, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा लगे कि ना समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस दोनों अलग अलग प्रकार से बना दे, मतलब कि एक एक छोटा वीडियो उसके लिए पूरा डिटेल में समझा दे। ये आप लोगों के बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों पूछ लेता है कभी कभी बोर्ड में, या फिर एक ही पूछता है, तो इसको पढ़ना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर कोई भी आप लोगों को कोई पॉइंट ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया तो जो भी इसको देखेगा उसको कमेंट में जरूर बताएगा कि ये पॉइंट हमें आप वापस से समझाइए। हम कोशिश करेंगे कि दूसरा वीडियो जरूर बना दें आपके लिए। धन्यवाद इसी के साथ।